दोस्तों, अगर आपको रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है द फाइव लिटिल पिग्स। पिछले अध्यायों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जोड़ दी है। फिलिप ब्लेक का बयान। डियर मिस्टर पोयरो, मैं अपना वादा निभा रहा हूँ और आपको ये पत्र और घटनाओं का विवरण भेज रहा हूँ जो एमियस क्रेल की मौत से जुड़ा है। समय बीत चुका है, इसीलिए मेरी याददाश्त बिल्कुल सटीक न भी हो, पर मैंने पूरी ईमानदारी से लिखा है। आपका फिलिप ब्लेक। एमियस क्रेल की हत्या से पहले की घटनाएं। मेरी और एमियस की दोस्ती बहुत पुरानी थी। हमारे घर गांव में एक दूसरे के पास थे और हमारे परिवार भी आपस में काफ़ी करीबी थे। एमियस मुझसे 2 साल बड़ा था। हम बचपन की छुट्टियों में साथ खेलते थे। मैं उसे इतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसके स्वभाव के बारे में साफ साफ कह सकता हूँ कि उसके आत्महत्या करने का सवाल ही नहीं उठता। वो जीवन से बहुत प्यार करता था। ये सोचना कि उसने अपराध बोध में जहर पीकर अपनी जान ले ली, ये बिल्कुल बकवास बात है। असल में उसमें ज़मीर जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, और वैसे भी उसकी और कैरोलिन की आपस में नहीं बनती थी। अगर वो शादी तोड़ना चाहता तो बिना किसी अपराध बोध के ऐसा कर सकता था। एमियस बहुत उदार और बड़ा दिल वाला आदमी था। वो न सिर्फ महान चित्रकार था बल्कि दोस्ती में भी सच्चा था। उसके दोस्तों की नज़र में वो प्यारा और भरोसेमंद इंसान था। मुझे तो याद भी नहीं कि उसका कोई दुश्मन रहा हो। मैं कैरोलिन क्रेल को भी शादी से पहले से जानता था। वो थोड़ी चिड़चिड़ी और गुस्सैल स्वभाव की थी। आकर्षक तो थी, लेकिन उसके साथ रहना आसान नहीं था। उसने एमियस के प्रति जल्दी ही लगाव दिखाया, पर मुझे नहीं लगता कि एमियस उसे उतना चाहता था। फिर भी वे दोनों अक्सर साथ रहते और आखिरकार उनकी सगाई हो गई। उस समय एमियस के दोस्त चिंतित थे कि ये शादी उसके लिए ठीक नहीं रहेगी। शुरुआती वर्षों में कैरोलिन और दोस्तों के बीच तनाव भी रहा, लेकिन एमियस ने अपनी दोस्ती कभी नहीं छोड़ी। कुछ सालों बाद सब सामान्य हो गया और मैं अक्सर उनके घर एल्डरबेरी जाया करता था। उनकी बेटी कार्ला की बैप्टिज्म रस्म में गॉडफादर भी बना। घटना से पहले का माहौल। मैं 13 सितंबर को एल्डरबेरी पहुंचा, यानी अपराध से 5 दिन पहले। आते ही मैंने माहौल में तनाव महसूस किया। घर में उस समय एल्सा ग्रियर भी रह रही थी, जिसे एमियस पेंट कर रहा था। मैंने पहली बार उसे सामने देखा। एमियस पहले ही मुझे उसके बारे में बहुत तारीफें कर चुका था। उसने कहा था कि उसने एक अद्भुत लड़की से मुलाकात की है। मैंने मजाक में उसे चेतावनी दी थी कि ज़्यादा ना फंस जाए। उसने कहा था कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। वो लड़की को सिर्फ पेंट कर रहा है, निजी तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उसकी बातों और चेहरों से लगा कि मामला तो गंभीर है। बाद में और लोगों से भी सुना कि एल्सा ग्रेयर उस पर मिट रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि लड़की बहुत अमीर है और हमेशा वही पाती है जो चाहती है, और ये भी कहा गया कि असल में वही एमियस के पीछे ज़्यादा पड़ी है। सवाल ये भी उठता था कि कैरोलिन को इससे कैसा लगता होगा। कुछ कहते थे कि अब तक उसे ऐसी बातों की आदत हो गई होगी, लेकिन कुछ का कहना था कि वो बहुत जलनखोर है और एमियस की ज़िंदगी मुश्किल बना देती है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि उस समय का माहौल समझा जा सके। एमियस का बदला हुआ स्वभाव। एल्सा बेहद आकर्षक थी और कैरोलिन इन सब से साफ परेशान थी। एमियस भी अपने सामान्य हल्के फुल्के अंदाज में नहीं था। जो लोग उसे सतही तौर पर जानते थे उन्हें वो वैसा ही दिखता, लेकिन मैं पहचान गया कि वो तनाव में है। वो चिड़चिड़ा हो रहा था, कभी गुस्से में, कभी गुमसुम। हालांकि पेंटिंग करते समय वो अक्सर चुप और मूडी हो जाता था, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। उसने मुझसे कहा, थैंक यू फिल, तुम आ गए। 4 औरतों के साथ एक ही घर में रहना किसी भी आदमी को पागल कर सकता है। ये सब मिलकर मुझे पागल खाने पहुंचा देंगी। वहाँ का माहौल काफ़ी असहज था। जैसा कि मैंने कहा, कैरोलिन पूरे मामले को लेकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में थी। वो एल्सा से इतनी तिक्त और अप्रिय ढंग से पेश आ रही थी कि बिना कोई सीधी अपमानजनक बात कहे भी उसे बुरा महसूस करा दे। दूसरी ओर एल्सा खुलकर और बेशर्मी से कैरोलिन के साथ रूखी और बदतमीजी से व्यवहार कर रही थी। उसे पता था
कि वो ऊपर है और अच्छे संस्कार या मर्यादा उसे रोक नहीं रहे थे। नतीजा ये हुआ कि क्रेल एंजेला से उलझता रहता था जब वो पेंटिंग नहीं कर रहा होता। आमतौर पर दोनों का रिश्ता प्यार भरा था, हंसी मजाक चलता रहता था, लेकिन उस समय एमियस की हर बात में चिढ़ थी और दोनों अक्सर झगड़ पड़ते। उनके साथ चौथी सदस्य गवर्नेस भी थी। एमियस उसे खड़ूस औरत कहता था। वो उससे जैसे नफरत करती थी, चुपचाप बैठी रहती और हर समय उसकी निंदा करती रहती। उसी समय एमियस ने कहा, सभी औरतों का सत्यानाश। अगर किसी आदमी को चैन चाहिए तो औरतों से दूर रहना होगा। मैंने कहा, तो तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम वैसे आदमी हो जिसे घरेलू बंधन से दूर रहना चाहिए था। उसने जवाब दिया कि अब इस बारे में बात करने में देर हो चुकी है। उसने ये भी कहा कि कैरोलिन शायद खुद ही उससे छुटकारा पाना चाहेगी। उसी समय मुझे पहली बार लगा कि कुछ गंभीर हो रहा है। मैंने पूछा, क्या बात है? ये एल्सा वाली कहानी सचमुच इतनी आगे बढ़ चुकी है? उसने कराहते हुए कहा, हाँ, वो वाकई बेहद खूबसूरत है। कभी कभी चाहता हूँ कि मैंने उसे देखा ही ना होता। मैंने कहा, देखो दोस्त, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा और औरतों के चक्कर में मत पड़ो। वो मेरी तरफ देखकर हंसा और बोला, तुम्हारे लिए कहना आसान है। मैं औरतों से दूर रह ही नहीं सकता, और अगर रह भी जाऊं तो वे मुझे चैन से नहीं छोड़ेंगी। फिर उसने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, खैर, आखिर सब ठीक ही हो जाएगा। और मानना पड़ेगा कि पेंटिंग तो अच्छी बन रही है। वो एल्सा का पोर्ट्रेट बना रहा था और पेंटिंग का थोड़ा भी ज्ञान न होते हुए भी मैं उसे समझ सकता था कि ये बहुत शानदार बनने वाली है। पेंटिंग करते वक्त एमियस बिल्कुल अलग आदमी हो जाता। भले ही बड़बड़ाता, गुस्से में ब्रश फेंक देता, मगर अंदर से वो बहुत खुश रहता। समस्या सिर्फ तब होती जब वो खाने के लिए घर लौटता। घर के महिलाओं के बीच का वैर भाव उसे दबा देता। ये तनाव 17 सितंबर को चरम तक पहुंच गया। उस दिन लंच बहुत असहज रहा। एल्सा का बर्ताव हद से ज़्यादा बुरा था। उसने कैरोलिन को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और लगातार बातचीत सिर्फ एमियस से की, जैसे कमरे में वही दोनों हों। दूसरी ओर कैरोलिन हल्की फुल्की और मजाकिया बातें सबसे कर रही थी, लेकिन हर मासूम सी बात में कहीं न कहीं चुभन थी। लंच के बाद कॉफ़ी के समय मामला और बिगड़ा। मैं लकड़ी की बनी एक नक्काशी की तारीफ कर रहा था, तभी कैरोलिन बोली, ये एक नौजवान नॉर्वेजियन कलाकार की कृति है। एमियस और मुझे उसका काम बहुत पसंद है। हम अगले साल उससे मिलने जाने की सोच रहे हैं। उसकी ये सहज सी पर अधिकार जताती हुई बात एल्सा को सहन नहीं हुई। उसने तुरंत कहा, ये कमरा बहुत अच्छा बन सकता है अगर इसे ठीक से सजाया जाए। यहाँ बहुत फालतू फर्नीचर है। जब मैं यहाँ रहूँगी तो सब बेकार की चीज़ें हटा दूँगी और बस कुछ अच्छी चीज़ें रखूँगी, और पर्दों को रंग तांबे जैसा रखूँगी ताकि डूबते सूरज की रोशनी उन पर पड़े। क्या ये अच्छा नहीं लगेगा? मैं जवाब देता उससे पहले कैरोलिन ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज़ में पूछा, क्या तुम ये जगह खरीदने का सोच रही हो एल्सा? एल्सा हंसी और बोली, मुझे इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैरोलिन ने सख्ती से कहा, मतलब? एल्सा बोली, झूठ झूठ दिखावा मत करो। तुम अच्छे से जानती हो कि मेरा क्या मतलब है। एमियस और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये उसका है, और शादी के बाद मैं यही उसके साथ रहूंगी। कैरोलिन ने कहा, तुम पागल हो। एल्सा बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और तुम भी जानती हो। साफ साफ बोलना ही आसान है। एमियस और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुमने खुद देखा है। अब तुम्हें सिर्फ एक ही सही काम करना है, उसे आज़ादी देनी होगी। कैरोलिन बोली, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। लेकिन उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास नहीं था। साफ था कि एल्सा ने उसकी कमज़ोर नस पकड़ ली थी। उसी समय एमियस ग्रिल कमरे में आया और एल्सा ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उसे पूछ लो। कैरोलिन ने कहा, मैं पूछूंगी। उसने ज़रा भी रुकावट नहीं की, सीधे बोली, एमियस, एल्सा कह रही है कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। क्या ये सच है? बेचारा एमियस, मुझे उस पर तरस आया। किसी आदमी को बहुत बेवकूफ़ी महसूस होती है जब उस पर इस तरह का सीन थोप दिया जाए। वो लाल हो गया और गुस्से से बड़बड़ाने लगा। उसने एल्सा पर पलट कर कहा कि आखिर उसने अपनी ज़ुबान क्यों नहीं संभाली।
कैरोलिन बोली। तो ये सच है? एमियस ने कुछ नहीं कहा, बस वही खड़ा रहा, अपने कमीज के गले के अंदर उंगली फेरता रहा। वो बचपन से ही ऐसा करता था जब किसी मुश्किल में फंस जाता था। फिर बोला, शब्दों को मजबूत और शाही अंदाज में कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, कैरोलिन बोली, लेकिन हम इस पर बात करेंगे। एल्सा बीच में बोली, मुझे लगता है कैरोलिन को सच्चाई जानने का हक है। कैरोलिन ने बहुत शांत स्वर में कहा, क्या ये सच है एमियस? वो थोड़ा शर्मिंदा दिखा। जब औरतों पुरुष को कोने में घेर लेती हैं तो अक्सर पुरुष ऐसे ही करते हैं। कैरोलिन ने कहा, प्लीज़ जवाब दो, मुझे जानना ही होगा। तभी उसने सिर उठाया, ठीक वैसे ही जैसे बैल अखाड़े में करता है। झल्ला कर बोला, हाँ ये सच है, पर अभी इस पर बात नहीं करना चाहता। और फिर तेज़ी से कमरे से बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे हो लिया, क्योंकि औरतों के साथ अकेले रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। टेरेस पर मैंने उसे पकड़ लिया। वो गालियाँ दे रहा था। मैंने कभी किसी आदमी को इतनी ज़ोर से कसम खाते नहीं सुना। फिर वो बड़बड़ाया, उसने अपनी ज़बान क्यों नहीं संभाली? अब सब गड़बड़ हो गया है और मुझे ये पेंटिंग पूरी करनी है। सुन रहे हो फिल? ये मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन कलाकृति है और ये दोनों औरतें सब बर्बाद करना चाहती है। फिर थोड़ा शांत होकर बोला कि औरतों में समझदारी होती नहीं। मैं मुस्कुराया और कहा, खैर मान लो दोस्त, ये सब तुमने खुद ही किया है। क्या मुझे नहीं पता है? उसने कराते हुए फिर बोला, लेकिन मानना पड़ेगा फिल कि आदमी पर एल्सा जैसी औरत का जादू चल ही जाता है। कैरोलिन को भी ये समझना चाहिए। मैं उससे पूछा कि अगर कैरोलिन ने तलाक देने से मना कर दिया तो क्या होगा, लेकिन वो जैसे खो गया था। मैंने फिर पूछा तो उसने बिना ध्यान दिए कहा, कैरोलिन कभी बदले की भावना नहीं रखेगी। तुम समझते नहीं दोस्त। मैंने कहा, लेकिन एक बच्चा भी तो है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, फिर तुम अच्छे दोस्त हो, पर ऐसे अशुभ संकेत मत दो। मैं सब संभाल लूँगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। यही एमियस था, बिना वजह का आशावादी। फिर खुश होकर बोला, सबको भाड़ में जाने दो। शायद वो और भी कुछ कहता, लेकिन तभी कैरोलिन टेरेस पर आई। उसने भूरा सा बड़ा हैट पहन रखा था, काफ़ी आकर्षक लग रही थी। उसने बिल्कुल सामान्य आवाज़ में कहा, ये पेंट से सना कोट उतार दो एमियस, हमें मेरिडिथ के घर चाय पर जाना है, याद नहीं? वो थोड़ा हकलाते हुए बोला, ओह हाँ बिल्कुल याद है। कैरोलिन ने कहा, तो जाकर ढंग से तैयार हो जाओ। उसकी आवाज़ तो सामान्य थी, लेकिन उसने एमियस की तरफ देखा तक नहीं। वो फूलों के पास चली गई और मुरझाए फूल तोड़ने लगी। एमियस धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। कैरोलिन मुझसे बातें करने लगी, मौसम, मछली पकड़ने की संभावना, वगैरह वगैरह। उसका संयम कमाल का था, लेकिन मुझे लगता है तभी उसने शायद एमियस को मारने का फैसला कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत मजबूत इरादों वाली औरत थी। योजनाएं बनाना और उन्हें ठंडे दिमाग से पूरा करना, ये उसकी खासियत थी। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी बाहर आ गए। एल्सा जिद्दी लेकिन विजयी दिख रही थी। कैरोलिन ने उसकी परवाह नहीं की। एंजेला ने माहौल को हल्का कर दिया। फिर हम सब मेरिडिथ के घर गए। कैरोलिन एंजेला के साथ चली, मैं एमियस के साथ। एल्सा अकेली चली, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे व्यक्तिगत रूप से एल्सा पसंद नहीं थी। वो बहुत उग्र थी, पर मानना पड़ेगा, उस दोपहर वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। औरतें अक्सर तब सुंदर दिखती हैं जब उन्हें वो मिल जाता है जो वो चाहती है। उस दिन की बाकी बातें मुझे धुंधली याद है। बस इतना याद है कि चाय के वक्त मेरिडिथ परेशान दिख रहा था। शायद उसे कुछ पता चल गया था। चाय के बाद उसने मुझसे कहा, देखो फिल, एमियस ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, वो ये काम ज़रूर करेगा। वो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकता है? उस लड़की के साथ कैसे जा सकता है? वो उससे कई साल बड़ा है। लड़की मुश्किल से 18 की होगी। मैंने कहा कि मिस ग्रेयर पूरी तरह समझदार और 20 साल की है। उसने कहा, फिर भी ये तो कम उम्र है। उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है। बेचारा मेरिडिथ, हमेशा शरीफ और औरतों की इज्जत करने वाला। मैंने कहा, चिंता मत करो, उसे अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रही है और उसे ये पसंद है।
मुझे लगा शायद मेरिडिथ अंदर से परेशान था कि कैरोलिन एक दिन छोड़ी हुई पत्नी बन जाएगी। अगर तलाक हो जाता तो वो शायद उम्मीद करती कि वफादार मेरिडिथ उससे शादी करेगा। असल में उसकी जिंदगी हमेशा एक तरफा मोहब्बत वाली ही रही है। ये सोचकर मुझे थोड़ा मजा आया। उस दिन की बहुत बातें मुझे याद नहीं है। हम लोग मेरिडिथ के कमरे में गए थे। उसे अपना शौक दिखाना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मुझे हमेशा बोरिंग लगता। शायद उसी वक्त उसने हमें कोनाइन नाम के जहर के बारे में समझाया, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। कैरोलिन ने जहर उठाया था, ये भी मैंने नहीं देखा। वो बहुत चालाक और समझदार औरत थी। हाँ, मुझे इतना याद है कि मेरिडिथ ने प्लेटो की किताब से सुकारत की मौत वाला हिस्सा जोर से पढ़ा था। मुझे बहुत बोरिंग लगा। सच कहूँ तो क्लासिकल बातें मुझे हमेशा उबाऊ लगती थी। उस दिन के बारे में और ज़्यादा कुछ याद नहीं। हाँ, एमियस और एंजेला की बहुत ज़ोर से लड़ाई हुई थी। बाकी सबको अच्छा ही लगा, क्योंकि और झगड़े टल गए। एंजेला गुस्से में जाकर सोने चली गई। जाते जाते उसने कहा, वो एमियस से बदला लेगी। वो चाहती है कि वो मर जाए। वो चाहे तो कुष्ठ रोग से मर जाए, यही ठीक होगा। और हंसते हुए बोली कि काश उसकी नाक पर कोई सॉसेस चिपक जाए और कभी न निकले। उसके जाने के बाद हम सब हंस पड़े। बात अजीब थी, लेकिन मज़ेदार भी। कैरोलिन भी तुरंत ऊपर सोने चली गई। मिस विलियम्स अपनी शिष्या के पीछे गई। एमियस और एल्सा बगीचे में चले गए। मुझे लगा वहां मेरी ज़रूरत नहीं, तो मैं अकेला घूमने निकल गया। रात बहुत सुहानी थी। अगली सुबह मैं देर से उठा। डाइनिंग रूम खाली था। आज भी मुझे उस दिन का नाश्ता याद है। किडनी और बेकन बहुत स्वादिष्ट थे। बाद में मैं सबको ढूंढने निकला। मिस विलियम्स भाग दौड़ कर रही थी, क्योंकि एंजेला फिर से स्कूल का काम छोड़कर भाग गई थी। मैं हॉल में पहुंचा तो सुना, एमियस और कैरोलिन लाइब्रेरी में तेज आवाज में झगड़ रहे थे। कैरोलिन चिल्ला रही थी, तुम और तुम्हारी औरतें, कभी ना कभी मैं तुम्हें मार डालूंगी। एमियस बोला, बेवकूफ़ी मत करो कैरोलिन। वो बोली, मैं सच कह रही हूँ एमियस। मुझे और सुनना ठीक नहीं लगा। मैं बाहर चला गया। टेरेस पर गया तो एल्सा मिली। वो लाइब्रेरी की खिड़की के नीचे बैठी थी, तो शायद अंदर की सब बातें सुन चुकी थी। वो बहुत आराम से उठी, मुस्कुराई और मेरे साथ चलने लगी। उसने कहा, कितनी सुहानी सुबह है ना? सच में उसके लिए तो सुबह बहुत अच्छी थी। वो लड़की थोड़ी निर्दयी लगती थी, पर सच कहूँ तो बस सीधी सादी और स्वार्थी थी। उसे बस वही दिखता था जो वो चाहती थी। हम लोग कुछ मिनट बातें ही कर रहे थे कि लाइब्रेरी का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और एमियस बाहर आया। उसका चेहरा लाल था। उसने एल्सा का हाथ पकड़कर कहा, चलो अब बैठो, मुझे पेंटिंग पूरी करनी है। एल्सा ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक पुलोवर लेकर आती हूँ, थोड़ी ठंडी हवा है। और वो अंदर चली गई। एमियस ने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोला, औरतें भी ना। मैंने कहा, हिम्मत रखो मेरे दोस्त। फिर हम दोनों चुप रहे। एल्सा वापस आई तो वो दोनों साथ में बगीचे चले गए। मैं घर के अंदर आया तो कैरोलिन हॉल में खड़ी थी। उसने मुझे देखा भी नहीं, जैसे अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसके मुंह से बस इतना निकला, ये बहुत बेरहम है। फिर वो ऊपर चली गई। मुझे लगता है, हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कि वो तभी जहर लेने गई थी और तभी उसने सब करने का फैसला किया। उसी समय फ़ोन बजा। मैंने उठाया। वो मेरा भाई मेरिडिथ था। वो घबराया हुआ था और बोला कि उसने लैब में देखा, कोनाइन की बोतल आधी खाली थी। मैं मानता हूँ उस वक्त मुझे बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन मैं अचानक हक्का बक्का रह गया। मेरिडिथ भी परेशान होकर हकलाता रहा। उसी समय सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट आई और मैंने जल्दी से उसे कहा कि वो तुरंत यहाँ आ जाए। मैं खुद उसे लेने नीचे जेटी पर गया। वो नाव से आ रहा था। जब उतरा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था। उसने मुझसे कहा, फिलिप, तुम्हारा दिमाग मुझसे अच्छा है। बताओ अब क्या करना चाहिए? ये जहर बहुत खतरनाक है। मैंने कहा, क्या तुम इस बारे में पूरी तरह से पक्के हो? मेरिडिथ, देखो, हमेशा थोड़ा उलझा सा आदमी था। शायद इसी वजह से मैंने उसे इतना गंभीर नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। उसने कहा कि हाँ, वो पूरी तरह से पक्का है। बोतल तो कल दोपहर तक पूरी भरी हुई थी। मैंने पूछा, और तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इसे किसने चुराया? उसने कहा कि नहीं, और मुझसे पूछा
कि मैं क्या सोचता हूँ। क्या ये किसी नौकर ने लिया होगा? मैंने कहा कि हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम ही लगती है। वो तो हमेशा दरवाज़ा बंद रखता था, है ना? हमेशा, उसने कहा। फिर वो बताने लगा कि उसने खिड़की थोड़ी-सी खुली पाई थी। शायद कोई उसी रास्ते से अंदर आया हो। मैंने शक भरे अंदाज में कहा, एक चोर अचानक आया? मुझे लगता है मेरेडिथ, इसमें कुछ बहुत बुरी संभावनाएं हैं। उसने कहा, तुम सच में क्या सोचते हो? मैंने कहा, अगर उसे पूरा यकीन है कि वो गलती नहीं कर रहा, तो शायद कैरोलिन ने ये एल्सा को जहर देने के लिए लिया होगा, या फिर एल्सा ने लिया होगा, ताकि कैरोलिन को रास्ते से हटाकर अपना प्यार साफ साफ पा सके। मेरेडिथ थोड़ा घबराया। उसने कहा कि ये सब बेकार की बातें और नाटकबाजी है, ये सच नहीं हो सकता। मैंने कहा, तो फिर चीज़ गायब है, तुम्हारे पास क्या सफाई है? उसके पास कोई जवाब नहीं था। असल में वो भी वही सोच रहा था जो मैं, पर मानना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने मूर्खता से कहा, हमें ध्यान से सोचना होगा। या तो तुम सबके सामने ये बताओ कि जहर गायब है, या फिर कैरोलिन को अकेले बुलाकर पूछो। अगर तुम्हें यकीन है कि उसने नहीं लिया, तो यही तरीका है, एल्सा पर भी आजमाओ। उसने कहा, ऐसी लड़की, वो ये काम कभी नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं तो मानता हूँ वो भी कर सकती है। हम घर की ओर चलते हुए बातें कर रहे थे। मेरी आखिरी बात के बाद हम दोनों कुछ पल चुप रहे। हम बैटरी गार्डन से गुजर रहे थे, तभी मुझे कैरोलिन की आवाज़ सुनाई दी। पहले लगा कि कोई झगड़ा हो रहा है, लेकिन असल में वो एंजेला की बात कर रही थी। कैरोलिन कह रही थी कि ये लड़की के साथ बहुत नाइंसाफी है। एमियस ने चिढ़कर कोई जवाब नहीं दिया। फिर जैसे ही हम गार्डन के दरवाजे तक पहुंचे, वो खुला और कैरोलिन बाहर आई। उसने कहा, हेलो मेरेडिथ, हम एंजेला के स्कूल जाने की बात कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं है कि ये उसके लिए सही होगा। एमियस ने कहा, लड़की की चिंता मत करो, वो ठीक रहेगी। अच्छा छुटकारा होगा। इतने में एल्सा घर से भागते हुए आई। उसके हाथ में लाल रंग का स्वेटर था। एमियस गरज कर बोला, चलो वापस आओ, पोज में आओ, समय मत बर्बाद करो। वो अपने पेंटिंग की ओर वापस चला गया। मैंने देखा कि वो थोड़ा लड़खड़ाया। सोचा शायद उसने शराब पी रखी हो। औरतों के झगड़े झेलकर कोई भी पी सकता है। उसने शिकायत की, यहाँ की बियर तो उबलती हुई है, कितनी गर्म है, क्यों न थोड़ी बर्फ नीचे रखी जाए? कैरोलिन बोली, मैं तुम्हें ठंडी बियर भिजवाती हूँ। एमियस ने बस बुदबुदाया, थैंक यू। फिर कैरोलिन गार्डन का दरवाज़ा बंद करके हमारे साथ घर की ओर आई। हम टेरेस पर बैठ गए और वो घर के अंदर चली गई। करीब 5 मिनट बाद एंजेला 2 बोतल बियर और ग्लास लेकर आई। गर्मी थी, हमें अच्छा लगा। तभी कैरोलिन गुजरी। उसके हाथ में और एक बोतल थी। उसने कहा कि वो ये एमियस को देने जा रही है। मेरेडिथ ने कहा, वो जाएगा, लेकिन कैरोलिन जिद पर अड़ी कि वही जाएगी। मैंने सोचा वो एमियस और एल्सा को अकेले साथ नहीं देखना चाहती थी। इसी बहाने पहले भी वो नीचे आई थी। वो जिगजैग रास्ते से नीचे गई। हम उसे देखते रहे। अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया था। तभी एंजेला जिद करने लगी कि मैं उसके साथ तैरने चलूं। मेरेडिथ से अकेले में बात करना असंभव था। मैंने बस उससे कहा, लंच के बाद, और उसने सिर हिला दिया। फिर मैं एंजेला के साथ तैरने चला गया। हम नदी पार करके वापस आए और धूप सेकने लगे। एंजेला चुपचाप थी और मुझे यही ठीक लगा। मैंने तय कर लिया कि लंच के बाद मैं कैरोलिन को सीधा आरोप लगाऊंगा कि उसने जहर लिया है। मेरेडिथ तो कमज़ोर है, वो नहीं कर पाएगा। मुझे ही कहना होगा। मुझे पूरा यकीन था कि वही है। एल्सा का तो समझदारी और हकीकत पसंद थी। वो इतनी बड़ी जोखिम नहीं ले सकती थी। लेकिन कैरोलिन अस्थिर और भावुक और न्यूरोटिक थी। फिर भी मन में किसी कोने में ये शक बना रहा कि कहीं मेरेडिथ से कोई गलती तो नहीं हुई, या किसी नौकर ने छेड़छाड़ की हो, या फिर डर के मारे कबूल न किया हो। देखो, जहर हमेशा नाटक जैसा लगता है, जब तक कि असलियत में न हो। देर हो चुकी थी जब मैंने घड़ी देखी और हम जल्दी जल्दी लंच के लिए ऊपर भागे। सब खाने बैठ चुके थे, सिवाय एमियस के, जो नीचे पेंटिंग कर रहा था। ये उसके लिए आम बात थी। हमने टेरेस पर कॉफ़ी पी। मुझे याद नहीं कि उस वक्त कैरोलिन का चेहरा कैसा था।
वो शांत और थोड़ी उदास लगी। और सोचो, वो औरत कितनी खतरनाक निकली, क्योंकि किसी आदमी को ठंडे दिमाग से जहर देना बहुत शैतानी का काम है। अगर वो गुस्से में गोली मार देती तो समझ आता, लेकिन ये सोचा समझा ठंडा दिया गया जहर। और फिर भी इतनी शांति से वो उठी और बोली कि वो एमियस के लिए कॉफी ले जाएगी। बिल्कुल सामान्य ढंग से बोला, लेकिन उसे जरूर पता होगा कि अब तक एमियस मर चुका है। वो और मिस विलियम्स साथ गए। उसके बाद मेरेडिथ भी टहलने चला गया। मैं बहाना बनाने ही वाला था कि उसके पीछे जाओ कि तभी वो दौड़ता हुआ वापस आया। उसका चेहरा सफेद पड़ा था। उसने हांफते हुए कहा, जल्दी डॉक्टर बुलाओ एमियस। मैं चौंका। क्या वो बीमार है? मर रहा है? मेरेडिथ बोला, मुझे डर है कि वो मर चुका है। हम एल्सा को भूल ही गए थे। लेकिन उसने अचानक जोर से चीख मारी, मानो कोई बदहवास आत्मा हो। वो चिल्लाई, मर गया, मर गया, और फिर दौड़ पड़ी। मैंने नहीं देखा था कि कोई इंसान ऐसे दौड़ सकता है, जैसे कोई घायल हिरन या कोई प्रतिशोधी देवी। मेरेडिथ हांफते हुए बोला, उसके पीछे जाओ, मैं फोन करता हूँ। तुम उसके पीछे जाओ, तुम नहीं जानते वो क्या करेगी। मैं उसके पीछे गया, और अच्छा ही हुआ कि मैं गया, वरना वो आसानी से कैरोलिन को मार सकती थी। मैंने कभी इतना दुख और इतनी पागलपन भरी नफरत नहीं देखी। उसकी सारी शालीनता और पढ़ाई लिखाई का नकाब उतर गया था। साफ दिख रहा था कि उसके बाप दादा कारखाने में मजदूरी करते थे। जब उसका प्रेमी उससे छीना गया तो वो सिर्फ एक औरत रह गई थी, बिल्कुल जंगली औरत। अगर मौका मिलता तो वो कैरोलिन का चेहरा नोच लेती, उसके बाल खींच लेती, उसे छत से नीचे फेंक देती। उसे किसी वजह से लगा था कि कैरोलिन ने उसे छुरा घोंपा है। वो पूरी तरह गलत समझ रही थी, जाहिर है। मैंने उसे पकड़कर रोका, और फिर मिस विलियम्स ने संभाल लिया। मानना पड़ेगा, वो औरत वाकई अच्छी थी। उसने एल्सा को 1 मिनट के अंदर शांत कर दिया। कहा कि उसे बिल्कुल चुप रहना होगा और ये शेरगुल और मारपीट नहीं चलेगी। वो औरत बहुत सख्त मिजाज थी, लेकिन उसने काम कर दिखाया। एल्सा चुप हो गई, बस खड़ी रही, हाफती और कांपती हुई। जहाँ तक कैरोलिन की बात है, मेरी नज़र में उसका नकाब पूरी तरह उतर चुका था। वो बिल्कुल चुप खड़ी थी, जैसे कोई स्तब्ध हो, लेकिन वो स्तब्ध नहीं थी। उसकी आंखें सब बता रही थी। वे चौकस थी, सब कुछ देख रही थी और सोच समझ रही थी। शायद तभी उसे डर लगना शुरू हो गया था। मैं उसके पास गया और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता बाकी दोनों औरतों ने सुना। मैंने कहा, तुम कमबख्त कातिल, तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। वो पीछे हट गई, बोली, नहीं, ओ नहीं, उसने उसने खुद ही किया। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा और कहा, ये कहानी तुम पुलिस को सुना सकती हो। उसने सचमुच पुलिस को यही कहानी सुनाई, और उन्होंने यकीन नहीं किया। फिलिप ब्लेक का बयान समाप्त। मेरिडिथ ब्लेक की कहानी। डियर मोसियो पोयरो, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं यहाँ उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ जो आज से 16 साल पहले हुई थी। मैंने आपकी बातों पर गहराई से सोचा है, और अब मुझे और भी यकीन हो गया है कि कैरोलिन क्रेल ने अपने पति को जहर नहीं दिया था। उस समय सबके कहने पर मैंने भी मान लिया था कि वही दोषी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सच नहीं था। उस समय बचाव पक्ष ने एक दूसरी संभावना रखी थी कि एमियस क्रेल ने खुद ही अपनी जान ले ली। उस वक्त ये विचार मुझे अजीब और नामुमकिन लगा था, लेकिन अब मैं अपनी राय बदल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैरोलिन खुद इस बात को मानती थी। अगर वो औरत जो अपने पति को सबसे अच्छी तरह जानती थी, ये कहती थी कि एमियस ने आत्महत्या की होगी, तो इसमें सच्चाई हो सकती है। शायद एमियस के भीतर एक ऐसा हिस्सा था जो दूसरों को कभी दिखाई नहीं देता था। अंदर ही अंदर ग्लानि, पछतावा और निराशा। बाहर से वो खुदगर्ज और दबंग लगता था, लेकिन शायद कैरोलिन के सामने उसने अपनी असली कमजोरी दिखाई हो। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाहर कुछ और लगते हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही होते हैं। इसलिए अब मुझे लगता है कि एमियस ने वाकई अपनी जान ले ली होगी। अब मैं आपको एक बातचीत याद दिलाना चाहता हूँ, जो मैंने कैरोलिन से उस हादसे से कुछ हफ्ते पहले की थी। उस समय
एल्सा ग्रियर पहली बार एल्डरबेरी आई हुई थी। कैरोलिन मुझे बहुत मानती थी और अक्सर अपनी बातें मुझसे साझा करती थी। एक दिन उसने अचानक मुझसे कहा, मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि एमियस उस लड़की से सचमुच प्यार करता है? मैंने कहा, वो तो बस उसे पेंट करने में दिलचस्पी ले रहा है। तुम जानती हो एमियस कैसा है। लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो उससे सचमुच प्यार करने लगा है। मैंने बात को हल्का करने की कोशिश की, शायद थोड़ा बहुत। लेकिन कैरोलिन बोली, नहीं, बहुत गहराई से। मैंने कहा, वो लड़की आकर्षक है, ये मानता हूँ, और हम दोनों जानते हैं कि एमियस आसानी से मोहित हो जाता है। लेकिन तुम्हें तो पता है, उसके लिए असली औरत सिर्फ तुम हो। बाकी सब मोह है जो जल्दी मिट जाते हैं। कैरोलिन ने धीरे से कहा, पहले मैं भी यही मानती थी। और फिर उसने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन इस बार मामला अलग है। वो लड़की बहुत मासूम और सच्ची है। मुझे डर है कि ये बार सचमुच गंभीर है। उसके बाद उसने एक और बात कही जिसने मुझे चौंका दिया। मैं अब 34 साल की हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और सौंदर्य में मैं उस कमसीन एल्सा जैसी नहीं हूँ। मैं उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम्हें तो पता है कि एमियस तुम्हें ही सच्चा प्यार करता है। उस पर कैरोलिन हंसी और बोली, क्या औरतें कभी जान पाती है कि मर्दों का दिल किसका है? फिर मजाक में बोली, कभी कभी तो मन करता है उस लड़की को कुल्हाड़ी से काट दूं। उसकी बातों से मुझे लगा कि वो बहुत दुखी है। लेकिन उसने फिर विषय बदल दिया और बगीचे की बातें करने लगी। कुछ हफ्तों बाद एल्सा वापस लंदन चली गई और एमियस भी कहीं चला गया। तब मैंने सोचा कि सब ठीक हो गया है। लेकिन बाद में जब एल्सा फिर से लौटी ताकि एमियस उसकी पेंटिंग पूरी कर सके, तो मुझे चिंता हुई। कैरोलिन से मिलने पर वो बिल्कुल सामान्य दिखी। उसने कुछ नहीं कहा और मुझे लगा सब ठीक है। लेकिन असलियत बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उस दिन जब मैंने कैरोलिन को देखा, उसकी आंखों में उदासी थी और उसने सिर्फ इतना कहा, सब खत्म हो गया। उसके शब्दों में इतना गहरा दर्द था कि मैंने आज भी उसे भूला नहीं। मेरा विश्वास है कि इसी वजह से उसने जहर खा लिया। ये एक रास्ता था, एक पलायन। शायद एमियस ने उसे ये करते देखा हो या बाद में जाना हो। उस खोज ने उस पर बहुत गहरा असर डाला। उसे ये जानकर भय हुआ कि उसके अपने कामों ने एल्सा को ऐसे ख्याल तक पहुंचाया। लेकिन डर और पछतावे के बावजूद वो खुद को एल्सा को छोड़ने के काबिल नहीं समझ पाया। मैं ये समझ सकता हूँ, जो भी उससे प्यार करता, उसके लिए उससे दूर होना लगभग असंभव था। वो एल्सा के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था। उसे एहसास था कि कैरोलिन उसके बिना जी नहीं सकती। इसीलिए उसने एक ही रास्ता चुना, खुद ही जहर खा लेना। और जिस तरह उसने ये किया, ये भी उसके स्वभाव के अनुसार ही था। उसकी पेंटिंग उसके लिए सबसे प्यारी चीज थी। उसने मरने के लिए भी अपनी ब्रश हाथ में उठाई और उसकी आखिरी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी जिससे वो बेहद प्यार करता था। शायद उसने ये भी सोचा होगा कि उसकी मौत ही एल्सा के लिए सबसे अच्छा हल होगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इस सोच से बहुत चीजें अधूरी रहती हैं। जैसे कि खाली बोतल पर सिर्फ कैरोलिन की ही उंगलियों के निशान क्यों मिले? मेरा ख्याल है जब एमियस ने बोतल छुई होगी तो उसके निशान कपड़े या चीजों से मिट गए होंगे। फिर उसकी मौत के बाद कैरोलिन ने बोतल को देखा होगा कि किसी ने छुआ है या नहीं। ये बात संभव है और सही लगती है। जहाँ तक बियर बोतल की बात है, बियर बोतल पर मिले निशानों का सवाल है। बचाव पक्ष के गवाहों का मानना था कि जहर खाने के बाद आदमी का हाथ ऐंठ सकता है और वो अजीब तरह से बोतल पकड़ सकता है। एक और चीज रह जाती है, कैरोलिन का रवैया मुकदमे के दौरान। अब मुझे लगता है कि वजह साफ है। असल में जहर मेरी लैब से उसने ही उठाया था। उसकी मंशा खुद अपनी जान लेने की थी। लेकिन उसकी इस जिद ने उसके पति को मजबूर कर लिया था कि वो खुद जहर खा ले। इसलिए ये भी संभव है कि कैरोलिन ने खुद को उसके मरने का जिम्मेदार माना हो और उसी अपराध बोध में उसने खुद को कातिल मान लिया, जबकि असली मायने में उसने हत्या नहीं की थी। अगर ऐसा था तो आप आसानी से कार्ला यानी उसकी बेटी को ये समझा पाएंगे और वो अपने प्रेमी से शादी करके निश्चिंत हो सकेगी, ये जानते हुए
कि उसकी माँ की असली गलती बस ये थी कि उसने अपनी ही जान लेने की सोची थी। इसके बाद वो दिन आया जिस दिन एमियस की मौत हुई। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। सुबह करीब 6 बजे नींद आई। जब 9 बजे उठकर मैंने लैब में देखा तो पाया कि जहर की बोतल में बहुत सारा जहर गायब था। कल तक वो भरी हुई थी, अब लगभग खाली थी। मैं हैरान और परेशान था। किसी ने घर में जिम्मेदारी से साफ इनकार किया कि लैब में गए हो। तब मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। वो स्थिति को तुरंत समझ गया और मुझे बुला लिया। रास्ते में हमने कैरोलिन और एमियस को बहस करते सुना, पर उसमें कोई धमकी नहीं थी। बात बस एंजेला के स्कूल जाने की थी और मुझे लगता है कि कैरोलिन उसे स्कूल से छुट्टी दिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एमियस बहुत जिद्दी था। वो गुस्से में चिल्ला रहा था कि सब तय हो चुका है और वो खुद उसका सामान पैक करवाएगा। जैसे ही हम बैटरी के पास पहुंचे, दरवाज़ा खुला और कैरोलिन बाहर आई। वो थोड़ी परेशान दिख रही थी, पर ज़्यादा नहीं। उसने मुझे हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि वे एंजेला के बारे में बात कर रहे थे। उसी समय एल्सा नीचे रास्ते से आई, क्योंकि एमियस साफ चाहता था कि हम बीच में न पड़े और वो अपना काम करते रहे। हम लोग आगे बढ़ गए। बाद में फिलिप ने खुद को बहुत दोषी ठहराया कि हमने उसी समय कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हमें क्या हक था ये सोचने का कि वहाँ कोई हत्या होने वाली है? और अब मुझे यकीन है कि ऐसा सोचा भी नहीं गया था। हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए था, लेकिन पहले सोच समझ कर करना ज़रूरी था। मैं अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करता रहा कि क्या बोतल सचमुच पिछले दिन भरी हुई थी या नहीं, लेकिन जितना सोचता उतना ही शक बढ़ता। याददाश्त कई बार धोखा देती है। हमने तय किया कि इस पर और बात लंच के बाद करेंगे। कुछ देर बाद एंजेला और कैरोलिन हमारे लिए बियर लेकर आई। मैंने एंजेला से पूछा कि वो पढ़ाई से क्यों भाग रही है और बताया कि मिस विलियम्स नाराज है। उसने हंसकर कहा कि वो तैरने गई थी और वैसे भी उसे अपने पुराने फटे कपड़े क्यों सिलने चाहिए जब स्कूल जाने के लिए उसे नए कपड़े मिलने वाले हैं। मुझे अकेले सोचना था, इसीलिए मैं धीरे धीरे बैटरी की ओर चला गया। वहाँ पेड़ों के बीच एक पुरानी बेंच थी। मैं बैठकर सिगरेट पीता रहा और सोचता रहा। एल्सा को देखता रहा, जो एमियस के लिए पोज दे रही थी। वो उस दिन पीली शर्ट, नीली पैंट और कंधों पर लाल पुलोवर डाले बैठी थी। उसका चेहरा जीवन और आत्मविश्वास से चमक रहा था। वो भविष्य की योजनाएं बताती रही। कभी-कभी वो एमियस से मजाक करती और वो गुनगुनाकर जवाब देता। एक बार एल्सा ने कहा, मुझे लगता है तुम सही हो। हमें सबसे पहले स्पेन जाना चाहिए और तुम मुझे बुलफाइट दिखाने ले जाना। बस मुझे ऐसा लगे कि बैल आदमी को मार दे, न कि आदमी बैल को। जानवर शानदार होते हैं, आदमी इतने खास नहीं। एल्सा खुद भी कुछ कुछ जानवर जैसी थी, युवा भावनाओं से भरी, लेकिन सोच समझने वाली नहीं। उसने दर्द या तकलीफ को कभी समझा ही नहीं था। उसके लिए बस वो और एमियस ही दुनिया थे। फिर दोपहर का खाना खाने की घंटी बजी। मैं बैटरी के दरवाजे से अंदर गया और एल्सा भी साथ आई। अंदर बहुत उजाला था। आंखें मिचमिचा गई। एमियस अपनी सीट पर ढेर होकर बैठा था, बाहें फैली हुई। वो पेंटिंग को देख रहा था। वो अक्सर ऐसा करता था। मुझे क्या पता था कि उसी समय जहर असर करना शुरू कर चुका था। एल्सा ने कहा, वो ऊपर लंच पर नहीं आएगा। मैंने सोचा ठीक है और बोला, ठीक है फिर मिलते हैं। उसने अपनी नज़र तस्वीर से हटाकर मेरी ओर डाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कैसे कहूँ, जैसे कोई बैर भाव से देख रहा हो। एक तरह की कठोर, नफरत भरी निगाह। मैंने उस समय उसे समझा नहीं। अगर उसकी पेंटिंग मन मुताबिक नहीं बन रही होती, तो वो अक्सर गुस्से में ऐसा ही दिखता था। मैंने भी वही सोचा कि ये वही बात है। उसने हल्की सी गुनगुनाहट के जैसी आवाज निकाली। न तो एल्सा और न ही मैंने उसमें कुछ असामान्य देखा, बस कलाकारों का स्वभाव समझकर छोड़ दिया। तो हम उसे वही छोड़कर हंसते बोलते घर की ओर चल दिए। काश उसे पता होता, उस बेचारी लड़की को, कि वो उसे फिर कभी जिंदा नहीं देख पाएगी। खैर, शुक्र है कि उसे ये पता नहीं चला। वो थोड़ी देर और खुश रह सकी। लंच पर कैरोलिन बिल्कुल सामान्य थी, थोड़ी सी खोई हुई और कुछ नहीं। और क्या ये नहीं दिखा था कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था?
वो इतनी बड़ी अदाकारा नहीं हो सकती थी। लंच के बाद वो और गवर्नेंस नीचे गई और उसे पाया। मुझे मिस विलियम्स ऊपर आते मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर को फ़ोन करे और खुद कैरोलिन के पास लौट गई। बेचारी एल्सा, उसमें तो वही बेकाबू और पागलपन भरा दुख था जो एक बच्चे में होता है। बच्चे मान ही नहीं सकते कि जिंदगी उनके साथ ऐसा कर सकती है। कैरोलिन शांत थी। हाँ, बिल्कुल शांत। वो स्वाभाविक ही एल्सा से कई बेहतर खुद को संभाल पा रही थी। उसमें उस समय कोई पछतावा नहीं दिखा। बस इतना ही कहा कि एमियस ने खुद की जान ले ली और हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एल्सा ने तुरंत सबके सामने उसे आरोपी करार कर दिया। बेशक शायद कैरोलिन को तभी ये एहसास हो गया हो कि शक उसी पर जाएगा। हाँ, यही उसके रवैये की वजह रही होगी। फिलिप तो पूरी तरह मान चुका था कि उसने ही किया है। गवर्नेंस बहुत अच्छा सहारा बनी। उसने एल्सा को लेटने के लिए कहा और उसे दवा दी, और जब पुलिस आई तो एंजेला को दूर रखा। सचमुच वो औरत उस वक्त मजबूत सहारा थी। पूरा मामला एक डरावना सपना बन गया। पुलिस घर की तलाशी ले रही थी, सवाल पूछ रही थी, फिर रिपोर्टर आ गए, मक्खियों की तरह मंडराते हुए, कैमरा क्लिक करते हुए और परिवार के लोगों का इंटरव्यू मांगते हुए। सब कुछ जैसे एक बुरा सपना, और आज भी इतने सालों बाद ये सब एक बुरा सपना ही लगता है। हे ईश्वर, एक बार अगर आप कार्ला को ये समझा दो कि असल में क्या हुआ था, तो हम इसे हमेशा के लिए भूल सकें और कभी याद न करें। एमियस ने जरूर आत्महत्या की होगी, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न लगे। मेरिडिथ ब्लेक की कहानी यही समाप्त होती है।